Morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे फिजिकल मेजर्स एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी मेजर्स के बारे में कि मॉनेटरी मेजर्स कैसे हेल्प आउट करते हैं डेफिशिएट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। अब मॉनेटरी मेजर्स इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। मॉनेटरी मेजर्स जो एक्सेस डिमांड में की सिचुएशन में लिए जाएंगे और मॉनेटरी मेजर्स जो डेफिशिएट डिमांड के केस में लिए जाएंगे। इन्होंने कहा है आपकी बुक में कि हमने ऑलरेडी क्या किया है, चैप्टर 6 जो आपका बैंकिंग वाला है उसमें ये मॉनेटरी मेजर्स डिस्कस किए हैं, पर इस चैप्टर में इन्होंने ब्रीफ में थोड़ी समरी टाइप इन्होंने ये मेजर्स दिए हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड से रिलेटेड इसके कंसेप्ट क्लियर हो सके। पॉइंट है बैंक रेट या फिर रेपो रेट जो होता है उसकी डीलिंग किस तरह से की जाती है आरबीआई के द्वारा। सबसे पहले बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो पीपल को मनी लैंड करते हैं, और रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे जो आरबीआई होता है वो मनी लैंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। तो आरबीआई के द्वारा एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में दोनों रेट ही इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे ताकि लोगों के पास पैसा कम हो, क्योंकि जो लोग हैं वो ज़्यादा रेट पे कम मनी परचेज़ करना या फिर कम मनी बोरो करना पसंद करेंगे। तो उस सिचुएशन में अगर लोगों के पास कम पैसा होगा तो वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करेंगे इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में अगर कम इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा तो हमारी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो क्या हो सकेगी? कंट्रोल हो सकेगी। सेकेंड पॉइंट जो है रिवर्स रेपो रेट इज़ रेज्ड बाय द आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई जो होता है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक्स के, या फिर सरप्लस फंड जिस रेट पे एक्सेप्ट करता है। जैसे हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में तो कुछ इंटरेस्ट रेट हमें भी मिलता है अपने पैसों पे, उसी तरह से जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने जो सरप्लस फंड्स होते हैं वो आरबीआई के पास जमा करवाता है, और उस पर जो आरबीआई है वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट भी देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो एक्सेस डिमांड के केस में जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीआरआर डिपॉजिट्स या फिर जो मनी है उनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई के पास रखेंगे ताकि वो कम क्रेडिट क्रिएट कर सकें, मतलब कि लोगों को पैसा कम दे सके। कम पैसा देंगे तो लोगों की लिक्विडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है परसुइंग द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशंस जिसमें सिक्योरिटी सेल या परचेज की जाती हैं। तो जब हमारी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तब क्या करेगी आरबीआई? लिक्विडिटी सोख लेगी। सोख लिक्विडिटी लिखा है ना इन्होंने कि लिक्विडिटी है जो सोख लेगी इकोनॉमी में से। कैसे? सेल करके सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी पीपल को। अगर सिक्योरिटीज़ पीपल को सेल की जाएंगी तो क्या होगा? जो पैसा है लोगों के पास वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आरबीआई के पास। अगर आरबीआई के पास पैसा ट्रांसफ़र होगा तो लोग जो हैं दूसरी एक्सपेंडिचर कम कर पाएंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कवर अप हो पाएगी इकोनॉमी में। नेक्स्ट पॉइंट है सीआरआर रेज हो जाएगा। उसके आगे बताया इन्होंने एसएलआर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सीआरआर वो रेशो होता है जो डिमांड डिपॉजिट का जो रेशो होता है, कुछ पार्ट होता है डिपॉजिट्स का, वो क्या रखना होता है? कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, और एसएलआर जो कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है। तो ये सीआरआर भी रेज कर दिया जाता है। कमर्शियल बैंक्स का जो सीआरआर उन्होंने रखना होता है वो रेज कर दिया जाता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में, और एसएलआर भी रेज कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड है वो रिजर्व करके रखा जा सके और जो मनी लैंड करनी है वो कम हो सके, ताकि लोगों के पास अगर कम पैसा जाएगा तो वो क्या कर सके? कम डिमांड कर सके और एक्सपेंडिचर कम कर सके। हर एक पॉइंट में हमने यही एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से लोगों का एक्सपेंडिचर हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है कि हम कितना परसेंट हमारा लोन जो है वो कितना मिलेगा हमें, कितना परसेंट मॉर्गेज रखने पे। जैसे कि हमने लोन लेना है 10 लाख का, तो हमें जो इसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी वो कितने की रखनी पड़ेगी? 12 लाख की। अगर हम सिक्योरिटी कोई किसी भी फॉर्म में रख रहे हैं, चाहे वो हाउस के पेपर्स रख रहे हैं या फिर हम गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो गोल्ड की फॉर्म में हम सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो ये जो मार्जिन है कि हमें 12 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी 10 लाख के लोन लेने के लिए, ये क्या हो जाता है? मार्जिन, कि किस मार्जिन से हमें लोन मिल रहा है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कर दी जाएगी? इंक्रीज़ कर दी जाएगी। मतलब कि अब इस केस में एक्सेस डिमांड के केस में 10 लाख का अगर लोन लेना है तो 14 लाख या 15 लाख की सिक्योरिटी रखनी होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है मोरल प्रेशर।
एक्सर्ट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंक्स के, ताकि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लें लैंडिंग के, मतलब कि अगर आरबीआई उन्हें कह रही है कि लैंडिंग कम करनी है तो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक पे मोरल प्रेशर बनाएगी, मॉरली उनको समझाएगी, मोटिवेट करेगी कि वो लोगों को मनी जो है वो कम लैंड करें। नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग इज़ रिड्यूस्ड। क्रेडिट रेशनिंग मतलब क्रेडिट की रेशनिंग करना, हर अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए लिमिट डिसाइड करना कि किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को कितना पैसा जो है, कितना क्रेडिट जो है वो देना है। देखो क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जैसे इंडस्ट्री सेक्टर है उसको कितना देना है, और हमारी जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसको कितना देना है, हमारे जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे घर पे टेक्सटाइल या हैंडलूम इंडस्ट्री जो लोगों घर से काम करते हैं बुनती वगैरह का, उनको कितना देना है। तो एग्रीगेट डिमांड के केस में, एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा, ये क्रेडिट रेशनिंग बढ़ा दी जाएगी कि अब क्या है, कम कर दी जाएगी ताकि लोगों को क्रेडिट कम दिया जा सके। तो ये जो सिचुएशंस थी ये एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की सिचुएशंस थी। अब नेक्स्ट जो है डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशंस को कैसे करेक्ट किया जा सकता है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, वो देखिए। फर्स्ट है, इस केस में बैंक रेट और रेपो रेट क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अगर ज़्यादा होगी तो हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो होगी वो कम रहेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अब मैंने पीछे आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दी है, अब मैं इतना बता रही हूँ आपको कि इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या कर दी जाएगी, लो कर दी जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या करेंगे कि अपने फंड्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, किसके पास, आरबीआई के पास। अगर वो ज़्यादा नहीं रख पाएंगे इसका मतलब वो क्या करेंगे, ज़्यादा लैंड करेंगे मनी। अगर मनी ज़्यादा लैंड करेंगे तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा तो हमारा डेफिशिएट डिमांड की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्योरिटीज़ को उस केस में, एक्सेस डिमांड की केस में सेल किया जाता था, अब इस केस में क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा, ताकि लोगों को लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा सके, मतलब लोगों को पैसा दिया जा सके ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा कैश उनके पास आके तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। नेक्स्ट है, CRR रेट लो हो जाएगा जिससे सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाए, SLR रेट भी लो हो जाएगा सेम ही तरीके से, ताकि क्रेडिट क्रिएशन जो है कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की वो इंक्रीज़ हो सके। मार्जिन रिक्वायरमेंट इस केस में लो कर देंगे, अब हमने अगर 10 लाख का लोन लेना है तो उसके लिए हमें 12 लाख ही रखने पड़ेंगे, ना कि 14 लाख की सिक्योरिटी जो है बैंक्स के पास रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, मोरल प्रेशर कमर्शियल बैंक्स पे बनाया जाएगा कि अपनी पॉलिसीज़ को लिबरल रखो, मतलब कि इजी रखो अपनी पॉलिसीज़, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों मनी को लैंड करने के लिए, मनी को बोरो करने के लिए बैंक्स के पास से। लास्ट पॉइंट है, क्रेडिट रेशनिंग जो है वो क्या की जाए, इन्हांस की जाए, हर एक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके। वो कहते हैं कि आरबीआई हर एक एफर्ट करती है इंक्रीज़ करने की सप्लाई क्रेडिट की और डिक्रीज़ करने की कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। डेफिशिएट डिमांड के केस में वो ये हर एक पॉसिबल कोशिश करती है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो और सप्लाई ऑफ क्रेडिट ज़्यादा हो सके, ताकि लोगों को ईजिली जो है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवा जा सकें और वो डिमांड क्रेडिट की ज़्यादा कर सकें। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में लास्ट में डिफरेंस बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ क्रेडिट के थ्रू, और जो फिस्कल मेजर्स हैं वो कैसे करेक्ट करते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का है रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर उसको कंट्रोल करके वो क्या करती है, सिचुएशन ऑफ डेफिशिएट डिमांड और एक्सेस डिमांड को करेक्ट करती है। सेकंड पॉइंट, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, ये किसके द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो क्या हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मैनी मोर। और इसमें फिस्कल पॉलिसी में जो मेजर्स हैं वो कौन से हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग एंड बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इसी डिफरेंस के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने अच्छे से इस चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं, पीछे वाले क्वेश्चंस चेकआउट कर लेने हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस, MCQs क्वेश्चन, जो भी आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे करके देखने हैं। एक बार हर एक क्वेश्चन को अपनी आंखों से निकालना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू।